क्या आपको पता है कि आज अमेरिका दुनिया की महाशक्ति क्यों है? क्या आपने सोचा है कि दो जगहों की दूरी को कम करना कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है? असल में दूरियों को मिटाना इंसानी फितरत है। हर कोई शहरों और मुल्कों के बीच तमाम दूरियों को मिटा देना चाहता है। बुलेट ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक ने दूरियों को कम किया है। इसमें नहरें भी पीछे नहीं रही। नहरों की संकल्पना ने दुनिया को कुछ अलग सोचने का मौका दिया। इससे संसार को न सिर्फ गति मिली बल्कि पूरी दुनिया का व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मध्य अमेरिका की पनामा नहर उन्हीं में से एक है। हफ्तों की दूरियां चंद घंटों में पूरा करने का करिश्मा इस नहर की वजह से मुमकिन हो पाया। इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज का यह नमूना आज आसपास के दर्जनों देशों की लाइफलाइन है। 100 से ज्यादा देशों की आर्थिक रीढ़ पनामा नहर पर कई साम्राज्यों की नजर थी। हजारों मजदूरों की आहुति के बाद यह नहर अपने वजूद में आई। कभी स्पेन ने तो कभी ब्रिटेन ने, कभी स्कॉटलैंड ने इसे बनाने में अपना हाथ आजमाया, लेकिन कामयाबी हाथ लगी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को। इसी के बूते आज अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन बैठा। लेकिन अब यही पनामा नहर मुश्किलों में घिरती दिख रही है। आज उसके सामने कई ऑपरेशनल चुनौतियां आ गई हैं। इसलिए आज के इतिहास गवाह है में पनामा नहर की पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके निर्माण के इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। इसकी अनूठी बनावट से लेकर इसके काम करने के तरीके को विस्तार से समझेंगे। साथ ही पनामा नहर किन चुनौतियों का सामना कर रही है इसका भी विश्लेषण करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने सुएज नहर के इतिहास को जाना था। अगर आप सुएज नहर पर हमारा वीडियो देखना चाहें तो इतिहास गवाह है प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पनामा नहर की कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब 1513 में स्पेनिश खोजकर्ता वास्को नूनेज डी बाल्बोआ ने एक बात का पता लगाया। उन्होंने पता लगाया कि पनामा स्थल संधि अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को अलग करने वाला एक संकरी भूमि के पुल जैसा है, यानी वह इन दोनों महासागरों को अलग करता था। वो ये पता लगाने वाले पहले यूरोपीय बने। बाल्बोआ की इस खोज ने दो महासागरों को जोड़ने वाले प्राकृतिक जलमार्ग की संकल्पना पैदा कर दी। ये दो महासागर थे प्रशांत और अटलांटिक, और जलमार्ग था पनामा नहर। लेकिन करीब 2 दशक बाद भी जब किसी ऐसे जलमार्ग का निर्माण नहीं हो सका, तब 1534 में रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने एक सर्वे का आदेश दिया। उन्होंने स्पेन और पेरू के बीच यात्रा करने वाले जहाजों की यात्रा को आसान बनाने के लिए अमेरिका के जरिए एक मार्ग की खोज करने का आदेश दिया था। इसकी वजह यह थी कि स्पेनिश पुर्तगालियों पर सैन्य लाभ हासिल करना चाहते थे। हालांकि सर्वे करने वालों ने बताया कि वहां जहाजों के आने जाने के लिए किसी नहर या जलमार्ग का निर्माण नहीं हो सकता। इस नाकामयाबी के बाद भी कई कोशिशें हुई। 17वीं शताब्दी के अंत में स्कॉटलैंड साम्राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन उसे भी सफलता हाथ नहीं लगी। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में कई अन्य देशों में कई नहरें बनाई गई थी। 1820 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य न्यूयॉर्क के माध्यम से एरी नहर बनाने में कामयाबी हाथ लगी थी। साथ ही लैटिन अमेरिका में स्पेनिश साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप एक अंतर महासागरीय नहर के निर्माण में अमेरिका की रुचि बढ़ गई थी। 1826 की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने नहर बनाने के लिए रियायत हासिल करने की उम्मीद में ग्रैंड कोलंबिया यानी वर्तमान कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा के साथ बातचीत शुरू की। 1820 के दशक में अमेरिका ने प्रयास तो किया, लेकिन उस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के दशकों में ही आजादी पाई थी। साथ ही वह ठीक ठाक शक्तिशाली देश भी था। ऐसे में अमेरिका के प्रभुत्व के डर से वेनेजुएला और कोलंबिया की सरकार ने अमेरिकी प्रस्तावों को नकार दिया। तब पनामा कोलंबिया का ही हिस्सा हुआ करता था। 1843 के आसपास ब्रिटेन ने भी प्रयास किया,
लेकिन उसे भी कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद सबसे गंभीर कोशिश 1880 के दशक में फ्रांस ने किया। 1881 में मिस्र की स्वेज नहर को विकसित करने वाले पूर्व राजनयिक फर्डिनेंड डी लेसेप्स की अध्यक्षता वाली एक फ्रांसीसी कंपनी ने पनामा में एक नहर खोदना शुरू किया, लेकिन करीब 14 साल काम होने के बाद नहर के काम को रोक दिया गया। काम रोका क्यों गया? क्योंकि उस समय पीले बुखार और मलेरिया से करीब 22,000 मजदूरों की मौत हो गई। इसके अलावा भी इस प्रोजेक्ट में खराब प्लानिंग और इंजीनियरिंग मिस्टेक्स के चलते हजारों मजदूरों की मौत हुई। डी लेसेप्स का इरादा स्वेज नहर की तरह समुद्र तल पर बिना लॉक के नहर बनाने का था, लेकिन उत्खनन की प्रक्रिया अनुमान से कहीं अधिक कठिन साबित हुई। इसके बाद पेरिस का प्रसिद्ध एफिल टावर डिजाइन करने वाले गुस्ताव एफिल को नहर के लिए लॉक बनाने के काम के लिए रखा गया। लॉक क्या होता है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। बहरहाल गुस्ताव एफिल भी नहर के निर्माण में कुछ खास नहीं कर सके। इस पूरी कोशिश में डी लेसेप्स के नेतृत्व वाली कंपनी $287 मिलियन खर्च करने के बाद दिवालिया हो गई। लिहाजा 1894 में काम को फाइनली रोक दिया गया। कुछ साल बाद यानी 1890 के दशक के आखिरी सालों में फ्रांसीसी इंजीनियर फिलिप जेन बुनोवरीला पनामा नहर की संपत्ति को बेचने के लिए अमेरिकी सांसदों से बातचीत करने लगे। उन्हें पता था कि ऐसा ही प्रयास पहले अमेरिका ने भी किया था और अमेरिका इसमें जरूर इंटरेस्टेड होगा, इसलिए वो अमेरिका को खरीद के लिए मनाने लगे। वरीला ने फ्रांस की दोनों नहर परियोजनाओं यानी स्वेज और पनामा में बतौर इंजीनियर काम भी किया था। आखिरकार 1902 में अमेरिकी सरकार ने फ्रांसीसी संपत्तियों की खरीद को मंजूरी दे दी, लेकिन कोलंबिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका को नहर बनाने की अनुमति देने वाले समझौते पर सहमति देने से इनकार कर दिया। उस वक्त भी पनामा कोलंबिया का ही हिस्सा था, यानी वो तब तक आजाद मुल्क नहीं बना था। ऐसे में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक राजनीतिक चाल चली। उनके इशारे पर पनामा वासियों ने कोलंबिया सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वे अपनी आजादी की मांग करने लगे। रूजवेल्ट की ये रणनीति काम कर गई। कोलंबिया का विभाजन हो गया और पनामा को आजादी मिल गई। 3 नवंबर 1903 को पनामा आजाद मुल्क बन गया। इसके बाद अमेरिका और पनामा की अनंतिम सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका को 500 स्क्वायर मील से अधिक के क्षेत्र में अधिकार दिए गए। इस इलाके में एक नहर बनाने की अनुमति मिली, जिसे हमेशा के लिए अमेरिकन द्वारा ही कंट्रोल किया जाना था। नहर के निर्माण के लिए करीब $375 मिलियन का बजट रखा गया। इसमें से समझौते के शर्त के रूप में पनामा को $10 मिलियन का भुगतान करना था और फ्रांस की संपत्ति खरीदने के लिए उसे $40 मिलियन देने थे। अमेरिका ने 1904 में नहर पर काम शुरू किया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने पनामा नहर का निर्माण शुरू कराया। उन्होंने नहर के निर्माण के लिए कई इंजीनियर्स नियुक्त किए थे, लेकिन इनमें कर्नल जॉर्ज वॉशिंगटन गोएथल्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्हें 1907 में बतौर मुख्य इंजीनियर नियुक्त किया गया और उन्होंने ही नहर के काम को अंजाम तक पहुंचाया। नहर के निर्माण की शुरुआत 1904 में हुई और 10 साल बाद 1914 में ही इस नहर का काम पूरा भी हो गया। दिलचस्प बात यह थी कि तब नहर का निर्माण तय समय से 2 साल पहले ही पूरा हो गया। इस दौरान बीमारियों और दुर्घटनाओं के चलते करीब 5,600 मजदूरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। यही वजह है कि इस नहर को बनाने का काम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। जहां तक इस नहर की भौगोलिक स्थिति का सवाल है, तो इसका निर्माण पनामा स्थल डमरू मध्य को काट कर किया गया है। इस नहर को मध्य अमेरिकी देश पनामा के लगभग बीचों बीच से निकाला गया है। इसका एक सिरा प्रशांत महासागर में निकलता है तो दूसरा सिरा अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर में खुलता है। पनामा नहर मीठे पानी की कृत्रिम झील गैटून लेक से होकर गुजरती है, जिसका जलस्तर समुद्र तल से लगभग 26 मीटर ऊपर है। इस झील की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई करीब 100 मीटर। अगस्त 1914 में नहर के मुकम्मल होने के बाद इसने काम करना शुरू कर दिया और इसमें जहाजों की आवाजाही होने लगी। लेकिन बाद के सालों में नहर और आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका और पनामा के बीच तनाव बढ़ गया। 1964 में नहर क्षेत्र में अमेरिकी झंडा के साथ पनामा ने अपने देश का झंडा फहराना चाहा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से पनामा को रोक दिया। अपने देश का झंडा फहराने से रोके जाने पर पनामा वासियों ने विद्रोह कर दिया।
इस विद्रोह में हुई हिंसा के बाद पनामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अस्थायी रूप से राजनयिक संबंध तक तोड़ दिए। 1977 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के जनरल उमर टोरिजोस ने संधियों पर हस्ताक्षर किए। इन्हें टोरिजोस कार्टर संधि के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 1979 में नहर क्षेत्र का 60% हिस्सा पनामा को लौटाने पर अमेरिका की रजामंदी हो गई। साथ ही 1999 में नहर का पूरा कंट्रोल पनामा के हाथ में देने पर सहमति बनी। समझौते का पालन भी किया गया और पनामा की सरकार ने 1999 में नहर को अपने कब्जे में ले लिया। अब इसका प्रबंधन और संचालन पनामा सरकार के स्वामित्व वाली पनामा नहर प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ जलमार्ग की रक्षा के लिए सैन्य बल का उपयोग करने का अधिकार अभी भी अमेरिका के ही पास है। अब यहां एक सवाल है कि पनामा नहर को बनाने के लिए अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्टेड रहा था। 1820 के दशक में वो पहले भी इसे बनाने की कोशिश क्यों कर रहा था। दूसरी बात यह कि अप्रत्यक्ष रूप से पनामा नहर का कंट्रोल अभी भी अमेरिका के पास ही क्यों है। असल में अमेरिका जानता था कि पनामा नहर के बन जाने से दो महासागरों प्रशांत और अटलांटिक पर वो नियंत्रण हासिल करने में सक्षम हो जाएगा। उस जमाने में युद्ध के लिए जल माध्यम ही अहम था। समुद्र के जरिए जंग लड़ने में दबदबा बनाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। समुद्री शक्ति हासिल कर लेना वैश्विक महाशक्ति बनने के जैसा था, क्योंकि तब कोई हवाई शक्ति नहीं थी। उस जमाने में हवाई हमले नहीं होते थे जैसा कि अब होते हैं। अमेरिकियों को पता था कि जहाजों को पूर्व से पश्चिम तक जल्दी से जल्दी ले जाने के लिए उन्हें इस नहर की जरूरत है। वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो दुनिया की सत्ता पर नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि वे महासागरों को नियंत्रित कर लेंगे। इसलिए पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका को पृथ्वी पर सबसे ताकतवर मुल्क बनाने की एक भू राजनीतिक रणनीति थी। दूसरी तरफ आर्थिक प्रभाव में भी इसका लाभ मिलने वाला था। अमेरिका दोनों महासागरों के बीच व्यापार को एकजुट कर सकता था। 1890 के दशक से शुरू होकर प्रथम विश्व युद्ध तक वैश्विक व्यापार उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि अब है। इसलिए पूरे महाद्वीप में एक आवागमन मार्ग होना महत्वपूर्ण था। अब सवाल है कि इस मार्ग से व्यापार अहम क्यों है। इस सवाल का जवाब भी इस नहर की अहमियत में ही छिपी है। असल में जब किसी नहर का निर्माण किया जाता है तब उसके पीछे कई मकसद होते हैं। जब तमाम देश पनामा नहर को बनाने की कोशिश कर रहे थे तब उनकी सामान्य सोच इस मार्ग के व्यापार को बढ़ावा देने की थी, जैसा कि आपने सुएज नहर के बारे में सुना होगा। सुएज नहर तेल के व्यापार का सबसे प्रमुख मार्ग है। दुनिया भर में होने वाले कुल तेल व्यापार का 7% इसी नहर से होता है। इसलिए विश्व में इस नहर की अपनी अलग अहमियत है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के अनुसार समुद्री परिवहन वैश्विक व्यापार में 80% और मूल्य के मामले में 70% से अधिक का योगदान देता है। यह परिवहन के दूसरे माध्यमों से कहीं ज्यादा है। अगर आप मैप को देखेंगे तो यह नहर कैरेबियन सागर के रास्ते अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके कारण एक तरफ से दूसरी तरफ जहाज को ले जाने में करीब 8000 नॉटिकल मील्स या करीब 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। अगर यह नहर ना हो तो अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट जाने के लिए जहाजों को 2 हफ्तों का लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, लेकिन पनामा नहर के चलते 2 हफ्ते की दूरी सिर्फ 10 से 12 घंटे में ही पूरी हो जाती है। अगर यह नहर नहीं होती तो यूरोपीय देशों और उत्तरी अमेरिका के जहाजों को प्रशांत महासागर जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण सिरे केप हॉर्न का चक्कर लगाकर जाना पड़ता। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर जहाज के जरिए सामानों को पहुंचाना हो तो उस जहाज को मध्य अमेरिका को पार करते हुए दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण सिरे से यू टर्न लेना होगा। लेकिन इस नहर के बनने के बाद जहाजों को इतनी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। इस नहर के बनने के बाद अब न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने में 1300 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। न्यू ऑरलियंस से सैन फ्रांसिस्को जाने में 14,200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। लिवरपूल से सैन फ्रांसिस्को जाने में 9,100 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है और न्यूयॉर्क से वालपैराइजो जाने में 6,000 किलोमीटर यात्रा कम करनी पड़ती है। न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया के किसी बंदरगाह के बीच लगभग 6,400 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। ब्रिटेन को भी पनामा नहर से लाभ हुआ है। उसे न्यूजीलैंड, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों तक पहुंचने के लिए एक छोटा मार्ग मिल गया है।
इस सहूलियत से लंबी यात्रा छोटी तो होती ही है, ईंधन और वक्त की भी बचत होती है। इसलिए दुनिया भर के देश इस मार्ग को अपने व्यापार के लिए अपनाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक दुनिया के करीब 170 देश पनामा नहर के रास्ते अपना व्यापार करते हैं। एक अनुमान के अनुसार हर महीने करीब 1000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं, जो करीब 40 मिलियन टन सामानों को ढोने का काम करते हैं। एक साल में इन जहाजों की तादाद करीब 15,000 हो जाती है। दुनिया का करीब 5% सामुद्रिक व्यापार इसी नहर के जरिए होता है, जो करीब 2000 बंदरगाहों को जोड़ती है। व्यापारिक महत्व के अलावा और भी कई मामलों में पनामा नहर बेहद महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए तो इस नहर का सामरिक महत्व भी है। अमेरिका को जब भी अपनी सेना को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना होता है तो वह इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है। इसी नहर के जरिए वो अपने जंगी बेड़ों को अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर या इसके उल्टा प्रशांत से अटलांटिक महासागर तुरंत भेज सकता है। अमेरिका के लिए सुरक्षा कवच का निर्माण करने वाले पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज की देखरेख और वहां सैनिक अड्डों की स्थापना इसी नहर के कारण आसान हो गई है। पनामा नहर केप हॉर्न और मैगलन को जोड़ने वाले रास्तों के मुकाबले बहुत अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इस नहर के रास्ते में वैसे तूफान नहीं आते जो केप हॉर्न की तरफ आते हैं। एक और खास बात यह कि इंजीनियरिंग के लिहाज से भी पनामा एक अनूठी नहर है। यहाँ की परिस्थितियां या इसकी बनावट ऐसी है कि इसमें किसी जहाज का सामान्य कप्तान अपना जहाज चला नहीं पाता। यह दुनिया का अकेला ऐसा जलमार्ग है जहां जहाज का कप्तान अपने जहाज का नियंत्रण पूरी तरह छोड़ देता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली इस नहर में जहाज को पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान लेकर जाते हैं, और जब जहाज नहर से समुद्र में उतरता है तब उसे जहाज के सामान्य कप्तान के हवाले कर देते हैं। अब पनामा नहर में जहाज का परिवहन कैसा होता है इसे भी समझते हैं। जहाज जब समुद्र से नहर के मुहाने पर पहुंचता है तब लॉक्स की मदद से जहाज को 85 फीट ऊपर उठाया जाता है। यह काम 3 लॉक्स के जरिए होता है। ये लॉक सीढ़ी का काम करते हैं। पूरे लॉक सिस्टम को पार करने के लिए जहाज को सबसे पहले सबसे निचले लॉक पर ले जाया जाता है, फिर लॉक को बंद कर दिया जाता है और एक शक्तिशाली पंप के द्वारा लॉक को पानी से भर दिया जाता है। पानी की मदद से जहाज ऊपर उठता है और दोनों तरफ लगे कई शक्तिशाली रेलवे इंजन उसे धीरे धीरे अगले लॉक तक ले जाते हैं। वहां भी यही प्रक्रिया फिर से अपनाई जाती है, पानी का भरना, जहाज का खींचना और आगे बढ़ना। इस तरह 3 चरणों में उठा जहाज नहर में दाखिल होता है। फिर जहाज गैटून लेक से होता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद इसे फिर से 3 बार इसी तरह 85 फीट नीचे ले जाकर समुद्र में उतारते हैं। यानी वापस समुद्र में आने के लिए एक एक कर 3 लॉक्स का पानी धीरे धीरे छोड़ा जाता है। अब सवाल है कि दुनिया भर में अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुकी यह नहर अब कई समस्याओं का सामना क्यों कर रही है। दरअसल इस नहर से जुड़े कई मुद्दे हैं जो इसके संचालन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। असल में सूखे की समस्या ने इस नहर की रफ्तार को कम कर दिया है। सूखे के चलते नहर का जलस्तर कम हो गया है। पहले हर महीने जहां 1000 जहाजें इस नहर से गुजरा करते थे, वहीं अब इनकी तादाद करीब 700 ही रह गई। हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक जहाजों की आवाजाही में करीब 33% की गिरावट आई है। सूखे से निपटने के लिए किए जा रहे जल संरक्षण उपायों के चलते जहाजों को नहर पार करने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। इसके चलते शिपिंग और रसद उद्योगों में चिंता पैदा हो गई है। जैसे जैसे सूखा और तूफानों का आना आम होता जा रहा है, इस नहर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस नहर को पानी के नए स्रोत और इसे स्टोर करने के नए तरीके खोजने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के बदलते पैटर्न के चलते इस नहर को ऑपरेट करने के लिए जरूरी पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अत्यधिक असामान्य सूखे ने नहर की आपूर्ति करने वाले जलाशयों में जलस्तर कम कर दिया है। मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सामान्य से अधिक गर्म समुद्री जल से संबंधित अल नीनो पैटर्न पनामा के सूखे में योगदान दे रहा है। इसके अलावा हाल के सालों में वहां बारिश में भी गिरावट आई है। यानी गर्मी के बढ़ने और बारिश की कमी के कारण पनामा नहर को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह भी है कि पनामा नहर गैटून लेक के पानी पर निर्भर है, लेकिन चल रहे जल संकट ने नहर के इस जल स्रोत को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
इस झील से हर एक जहाज लगभग 51 मिलियन गैलन पानी का उपयोग करता है, जिससे इस झील का भी जलस्तर कम हो रहा है। जल की यह कमी एशिया से अमेरिका जाने वाले जहाजों को लाल सागर की स्वेज नहर का विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन इनमें एक दिक्कत यह है कि जहाजों को अपनी दूरी तय करने में 6 दिन का ज्यादा वक्त लगता है। अब एक और समस्या को समझिए। 1914 में पनामा नहर के बनने का एक असर यह भी हुआ कि अगले 100 सालों तक पनामा ने जहाज निर्माण कंपनियों के लिए एक मानक तय कर दिया। लेकिन वक्त के साथ कारोबार का अंदाज बदल रहा है और उसके केंद्र बदल रहे हैं। पहले जो चीज एक ही जगह पर बनती थी, अब वो दुनिया भर में कई जगहों पर बन रही है। इस नए बाजार के हिसाब से आधा या पूरा तैयार माल ढोने के लिए और ज्यादा बड़े जहाज बन रहे हैं। वक्त के साथ जहाजों का आकार तिगुना हो चुका है। आज के जहाज करीब 400 मीटर लंबे और 50 मीटर के करीब चौड़े हैं। पनामा के मुहाने उनके लिए छोटे पड़ते हैं, जिससे पनामा को नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा अब इस पर 2 चौड़े मुहाने भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इन मुहानों पर लॉक के लिए दोगुना पानी की जरूरत होगी। जलवायु विज्ञानियों की माने तो भविष्य में मध्य अमेरिका में बारिश कम होगी। ऐसे में पनामा नहर के लिए इस्तेमाल होने वाले ताजा पानी को लेकर बहस छिड़ी है। असल में जहाज संचालन के दौरान जब लॉक को खोला जाता है तो उसमें भरा गया लाखों लीटर ताजा पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए इसे जल संकट के कारण के तौर पर देखा जा रहा है। एक शोध से पता चला है कि बीते सालों में नहर के आसपास की झील खराब हो गई है। झील में खारापन बढ़ रहा है और इसका सीधा असर झील की जैव विविधता पर पड़ रहा है। नए लॉक के इस्तेमाल के कारण खारे और मीठे पानी के मिल जाने से पानी में रहने वाले जीवों को नुकसान होगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नए लॉक्स की वजह से हर दिन करीब 10 अरब लीटर ताजा पानी बर्बाद हो जाएगा और बहकर समुद्र में चला जाएगा। इससे पहले से ही पानी की किल्लत झेल रहे पूर्वी पनामा की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। पनामा नहर वैश्विक व्यापार के लिए आवश्यक है, लेकिन हाल के सूखे ने बड़ी संख्या में जहाजों को इससे होकर गुजरने की राह में चुनौतियां पेश की हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच एक वैकल्पिक मार्ग की जरूरत आ गई है। 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के पास 2 विकल्प थे, या निकारागुआ के रास्ते वो नहर निकाल ले या फिर पनामा के माध्यम से। तब अमेरिकी सीनेट ने पनामा के विकल्प पर मुहर लगाई थी। यह अपेक्षाकृत आसान विकल्प था क्योंकि इस नहर की दूरी कम थी। वहीं निकारागुआ के बीच से नहर निकालने में सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इस विचार को वहीं खत्म कर दिया गया। लेकिन अब पनामा नहर में पैदा हो रही समस्याओं को देखते हुए मौजूदा वक्त में भी निकारागुआ से एक नहर निकालने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसकी राह में भी तमाम चुनौतियां हैं। इस प्रोजेक्ट के भी कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। पर्यावरणीय परिणाम उनमें से एक है। इन बाधाओं के बावजूद इस नहर को वजूद में लाने की कोशिश की जा रही है। 2013 में HKND नाम की एक चीनी कंपनी ने निकारागुआ की सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने कंपनी को नहर बनाने के लिए 50 साल का अधिकार दिया। हालांकि अब तक दोनों देशों के हाथ मिलाने का कोई नतीजा नहीं निकला है। देखने वाली बात होगी कि दुनिया ऐतिहासिक पनामा नहर का विकल्प खोज लेती है या फिर यह नहर यूं ही अपनी बादशाहत कायम रखती है। तो ये थी पनामा नहर की पूरी कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपको इतिहास गवाह है कार्यक्रम कैसा लगता है और इसे लेकर आपके जो भी सुझाव या फीडबैक हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली बार हम फिर किसी दूसरी दिलचस्प घटना को लेकर हाजिर होंगे। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।